Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you social study of class 8th. This is the chapter number 7 of history. Chapter name is crafts and industries. Indian industries in prehistory period. इतिहास में अगर प्राचीन काल में देखा जाए तो भारत जो था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत ही अच्छा उत्पादक था, प्रोड्यूसर था, लीडिंग प्रोड्यूसर था, यानी सबसे आगे था। सिल्क और कॉटन के जो प्रोडक्ट्स थे इंडिया में पूरे विश्व के मार्केट में अपने क्वालिटी के लिए प्रसिद्ध थे और इंडिया में बहुत सारी वैरायटी के कॉटन के वस्त्र बनते थे या कॉटन बनाया होता था। आर्मेनिया, पर्सिया के जो मर्चेंट्स होते थे, व्यापारी होते थे पंजाब से, वो अफ़गानिस्तान, ईस्टर्न पर्सिया, सेंट्रल एशिया सामान की ढुलाई करते थे, ले जाते थे, यहाँ से व्यापार था उनका। और ये व्यापार लैंड रूट्स से था, सी रूट्स यानी समुद्र मार्ग से भी था। सूरत, मछलीपट्टनम, हुगली मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर थे, ट्रेड सेंटर थे, जहाँ से ट्रेडिंग की जाती थी, व्यापार किया जाता था। जैसे जैसे बाहरी लोग आते गए, विदेशी लोग भारत में आते गए या यूरोपियंस आते गए, उन्होंने भारत में कई सारे ऐसे बैंकर्स और मर्केंट्स जो बनते गए, जिन्होंने इस ट्रेड को आगे बढ़ाया। 3 स्टेप में ये बढ़े: फाइनेंशियल प्रोडक्शन, कैरिंग ट्रांसपोर्ट गुड और सप्लाई गुड एक्सपोर्टर, यानी प्रोडक्शन को फाइनेंस करना, ट्रांसपोर्टिंग गुड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और एक्सपोर्टर को गुड सप्लाई करना। और ये जो मर्चेंट्स थे ये गाँव से जुड़े हुए थे, ये वीवर्स को या जो भी क्लॉथ प्रोड्यूसिंग लोग थे जो क्लॉथ बनाते थे उनसे जुड़े होते थे और उनके साथ इनका समझौता होता था। और ये मर्चेंट्स जो थे वो इनलैंड द्वारा यानी ज़मीनी मार्ग द्वारा लोगों से जुड़े थे, सामान की ढुलाई करते थे। लेकिन 1750 में क्या हुआ, जब आउटसाइडर यानी यूरोपियंस यहाँ आए तो भारत का जो कंट्रोल था ट्रेड पर वो ख़त्म होने लगा। उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं। जैसे ऐसी कई सारी यूरोपियन कंपनीज़ थी जिनके साथ जो इंडियन वीवर्स थे, इंडियन प्रोड्यूसर थे, उनसे कंपटीशन करना बड़ा ही मुश्किल था। और जो लोकल कोर्ट्स थी उनके द्वारा भी उन लोगों को काफ़ी कंसेशन, छूट दिया गया था। और कुछ ऐसी कंपनी थी जिनको कि राइट मिल गया था, ऐसा अधिकार मिल गया था कि वो उनको उस सामान के लिए एकाधिकार प्राप्त हो गया था। इंडियन हैंडीक्राफ्ट किस तरीके से डिक्लाइन होने लगा 90th सेंचुरी में, जब अंग्रेज़ यहाँ आए तो उन्होंने भारत के जो ट्रेडिंग थी उसको काफ़ी तरीके से बर्बाद किया। और ये तुरंत रूइन नहीं हुआ, उसके कई सारे ऐसे उन्होंने कदम उठाए जिससे कि भारतीय इंडस्ट्री थी, जो भारतीय ट्रेड था, भारतीय टेक्सटाइल थी, पूरी तरीके से रूइन हो गई, बर्बाद हो गई। और कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो मार्केट में थे जो कि जिसमें कि उनको मोनोपोली हो गई थी, यानी आप कह सकते हैं एकाधिकार हो गया था कि वो सामान केवल और केवल यूरोपीय या अंग्रेज ही बेच सकते थे, इंडियंस उसे नहीं बेच सकते थे। अब ब्रिटेन में जो सामान बनता था वह मशीनों से प्रोड्यूस होता था। और 18th 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशन हुआ, वहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जिसके कारण अब वस्त्रों को बनाने के लिए या सामानों को बनाने के लिए बहुत सारे मशीनों का उपयोग होता था। लेकिन इंडिया में इतना विकास नहीं हो पाया था, इंडिया में कोई विकास नहीं हुआ था। अब भी लोग हाथों से बने हुए कपड़े बनाते थे, हाथों से बुने हुए कपड़े बनाते थे, या फिर हैंड मेड सब कुछ था, जिससे कि भारत में जो सामान बनाने का जो कॉस्ट था वो बहुत महंगा पड़ता था, जिससे कि इंडियन लोगों का रेट और उनका रेट जो होता था वो काफ़ी चीप होता था, यानी सस्ता होता था, जिससे कि कंपटीशन करना बहुत ही मुश्किल था। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, और जिस तरीके से भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ थी या जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो क्या करने लगी,
उन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब वहाँ हुआ तो भारत का जो क्राफ्ट था, यानी ट्रेड था, क्राफ्ट था, वो बहुत ही नीचे जाने लगा, जिसको हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन इकॉनमी कहते हैं। भारत में जो मजदूर होते थे, जो कोर्स क्लॉथ बनाते थे, कारपेंटर अलग होते थे, स्मिथ अलग होता था, वो डोमेस्टिक पर्पजेज़ के लिए, और क्राफ्टमैन्स जो थे टाउन के, वो लग्जरी के सामान बनाते थे, और इंटरनेशनल मार्केट में उससे compete कर पाना बहुत ही मुश्किल था। हालांकि भारत के जो कारीगर थे वो ढाका, बनारस, कृष्णनगर, लखनऊ, आगरा, मुल्तान, सूरत, अहमदाबाद, मदुरई, ये सब बहुत बड़े सेंटर थे जहाँ की आप कह सकते हैं कॉटन इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो प्रोडक्शन किया जाता था। लेकिन जैसे ये टेक्सटाइल, वूल और सिल्क के, मेटल के, आयरन के, स्टील के, कॉपर के, ये भी बहुत ज़्यादा वहाँ फेमस थे। भारत के फेवर में बहुत सारी चीज़ें 17वीं सेंचुरी में थी कि यहाँ का जो ट्रेड था वो काफ़ी बैलेंस था, चाहे सिल्क, फैब्रिक, स्पाइसेस, इंडिगो, शुगर, ड्रग्स, प्रेशस स्टोन, यानी ये सारी चीज़ें जो थी उसको एक्सचेंज किया जाता था। और 17वीं सेंचुरी की अगर हम बात करें तो उस समय में भारत की स्थिति बहुत अच्छी थी, वो हम चीज़ों को एक्सचेंज कर पाते थे। लेकिन जैसे जैसे मिड 80th सेंचुरी आया, उसमें बंगाल में एक उन्होंने बेस बनाया और दीवानी राइट्स यानी अधिकार अपने हाथों में ले लिया। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने पावर को गेन करना शुरू किया और अपने 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 ऑफिशियल्स वहाँ रखे, अपने जो क्या कह सकते हैं कर्मचारी वहाँ रखे अंग्रेज़ों ने। और इस तरीके से अंग्रेज़ी हुकूमत जो थी उसने भारत में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, और प्रोडक्शन के मामले में उन्होंने कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी उसमें मेजर रोल प्ले करती है। और इन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या चाहती थी कि सस्ते रेट पर भारतीय मार्केट में जो सामान है उनको खरीद ले और उसके बाद यूरोप के मार्केट में उसे बहुत महंगे दाम पर बेचे। ये कब की बात है? 1757 टू 1830 की बात है, और इस टाइम के बीच की बात है। और इस तरीके से कई सारे बाद में जब ब्रिटिश टेक्सटाइल ने मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया तो उसने कई सारे टैरिफ और बैन लगा दिए इंडियन टेक्सटाइल पर। उसके बाद 1830 में उन्होंने इंडियन मार्केट में अपना नया ट्रेड शुरू किया, जो कि टोटल बेस्ड किस पे था? मशीनों का बहुत उपयोग किया गया था और मशीनों से बने सामान को हम भारतीय मार्केट में लाए गए। और बाद में ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको एक मोनोपोली यानी एकाधिकार प्राप्त हो गया कि वो भारत में स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकती है। और भारत में उसने शुरू में क्या किया, कच्चे जो रॉ मटेरियल थे उसको 90th सेंचुरी में उसने काफ़ी जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स थे उसको ख़रीदा, और उसके बाद अपने क्या कह सकते हैं कि अपने पावर को और भी ज़्यादा डेवलप किया। और भारत का जो अधिकतर व्यापार था वो ब्रिटेन के साथ होना शुरू हो गया 90th सेंचुरी में, और कई सारे इंपोर्ट ड्यूटीज़ लाना शुरू किया, यानी बहुत महंगे कर लगाना शुरू किया। भारतीय जो इंडियन स्पिनर थे, जो क्या कह सकते कताई वाले थे, लोग थे जो कताई बुनाई से जुड़े हुए थे, और उनके लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन उन्होंने इम्पोज कर दिए। जिस तरीके से नए नए इन्वेस्टमेंट उन्होंने किए और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन उन्होंने किए, उससे इंडस्ट्री सेक्टर को उन्होंने अपने हाथों में ले लिया। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ किस तरीके से डेवलप हुई इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे जैसे इंडिया में काफ़ी ग्रोथ दिखा 1850 और 1860 के टाइम पर, इन्होंने इस टाइम पे क्या किया, उन्होंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को, जो कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने की कोशिश की, और वो भी अपने फ़ायदे के लिए। आगे देखते हैं, जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में हुआ, इंडिया में भी उन्होंने कई सारे सुधार किए, भारत की इंडस्ट्री सिस्टम में को रिप्लेस किया, और प्लांटेशन इंडस्ट्री से उन्हें बड़ा फ़ायदा होता था। जैसे कुछ क्रॉप्स थे, इंडिगो, टी, कॉफ़ी, जूट, सिंकोना, रबर, शुगर केन, ऑयल सीड, इन सब से बड़ा फ़ायदा उन्हें होता था, तो इनको इन्होंने बढ़ावा दिया।
इंडिगो बहुत ही ज़्यादा फेमस था बिहार और बंगाल में, क्योंकि इसे डाई करने के लिए यूज किया जाता था, कपड़ों को डाई किया जाता था। इंडिया की जो कॉफ़ी और टी थी, सिंकोना और रबर प्लांटेशन था, ये कई सारे स्टेट में लोकेट करता था, स्थित था, इसको किया जाता था साउथ इंडिया के कई सारे स्टेट्स में। 90th सेंचुरी में सेकेंड हाफ में क्या हुआ, मकेनाइज्ड इंडस्ट्री की व्यवस्था हुई, यानी सेटअप की गई। आप कह सकते हैं इसमें मशीनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया, यानी मशीनों के प्रयोग से उत्पादन किया जाता था, जिससे भारतीय मार्केट काफ़ी डाउन होने लगा, या यूँ कह सकते हैं कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी गिरने लगी। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फर्स्ट इस्टेब्लिश की गई मुंबई में, और कब सेटअप की गई 1853 में। उसके बाद कई सारी मिल्स अहमदाबाद, बॉम्बे, मद्रास में खोली गई, और जिसके अधिकतर मालिक जो इंडियंस रहते थे। जूट इंडस्ट्री इंडिया में 90th सेंचुरी में काफ़ी डेवलप हुई, जिसमें कि ज़्यादातर जो ओनर थे, उसके जो मालिक थे, वो ब्रिटिशर्स थे, और उन्होंने पहली जूट मिल इस्टेब्लिश की रिसरा जो कि कलकत्ता के नियर है, पास में ही है। 1887 में लगभग 20 जूट मिल खोले गए या सेटअप किए गए, जिसमें कि बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला, और इस तरीके से जूट एक बहुत ही इमर्जिंग आइटम बन गया एक्सपोर्ट के लिए। कोल माइनिंग यानी कोयले की खदान या कोयले की खुदाई करना। कोल माइनिंग उस समय बहुत ही बड़ा, आप कह सकते हैं बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हुआ कोल की खुदाई, और जो बंगाल के आसपास कोल माइंस थे उससे बिहार, उड़ीसा भी कोल का सप्लाई करते थे। रेलवे के कार्य में इसे यूज किया जाता था, या बहुत सारे रेलवेज, और स्मेल्टिंग आयरन ओर और मेक स्टील। इस मतलब आयरन ओर को स्टील बनाने के लिए, मेल्ट यानी पिघलाने के लिए कोल का यूज करते थे एज ए फ्यूल। बंगाल में कई सारी कंपनीज इस्टेब्लिश की गई 1843 में, और कई सारे कोल माइनिंग रिफाइंड बनाए गए बंगाल और बिहार में। और 19वीं शताब्दी तक 90th सेंचुरी में कई सारे सैकड़ों कोल माइंस में खुदाई होनी शुरू हो गई, जिसमें कि लाखों वर्कर्स काम करने लगे। आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो कि इसका प्रोडक्शन भारत में बहुत ही अच्छे क्वालिटी का आयरन पाया जाता है स्टील बनाने के लिए, जो बहुत सालों से इसका उपयोग किया जाता था। आयरन पिलर जो चंद्रगुप्त मौर्य विक्रमादित्य के समय मेहरौली में पाया गया, वो इसका फैक्ट है, यानी कि भारत में बहुत पहले आयरन को मेल्ट करके स्टील बनाया जाता था। मुग़ल के बाद टीपू सुल्तान जो कि मैसूर में रहता था, वो भी क्राफ्ट में काफ़ी उन्होंने क्या किया, ध्यान दिया, कंट्रीब्यूट किया। और जो टीपू सुल्तान की जो सोट थी वो भी बहुत हाई क्वालिटी की थी, जिसका नाम वुड्स था। और 90th सेंचुरी में इसमें काफ़ी स्लाइड डिक्लाइन हुआ, यानी इसमें गिरावट आई, और कई सारे रूल रेगुलेशन लॉज बनाए गए, जिससे कि अंग्रेज़ों को पेट्रोनेज मिल गया। वो ही अब क्या कर सकते थे, इन सब चीज़ों का उपयोग कर सकते थे, उनको यूज कर सकते थे। और बाद में फॉरेस्ट लॉ आया, जिसमें फॉरेस्ट के लिए नए नियम कानून बनाए गए, जिससे लोगों को जंगलों से दूर किया जा सके। अब ये क्या करते थे, आयरन स्मेल्टर की तरह यूज करते थे, लकड़ियों को काटते थे, उसका कोल बनाते थे, और कई सारे फर्नेस भट्टियों में यूज करते थे, और उन्होंने रिजर्व करके बहुत सारे जंगलों को संरक्षित कर लिया, उसमें लोगों को एंट्री नहीं थी। और 90th सेंचुरी तक 35,000 टन तक सालाना कोल प्रोडक्शन होने लगा, और टिस्को की स्थापना की गई, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, जो कि सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, उस समय था। वर्ल्ड वार फर्स्ट 1911 के आसपास शुरू हो गया था, जिससे वो अपने प्लांटेशन को और भी एक्सपेंड कर सकें। और टिस्को के प्रोडक्शन में भी काफ़ी मदद मिली,
जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो पहली बार ऐसा समय था कि अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही इम्पॉसिबल था कि स्टील को यहाँ से कहीं और ले जाएं। इंग्लैंड में जो स्टील बनता था वो उनके वार के लिए, यानी जो उस समय युद्ध हो रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसमें ही यूज हो जाता था। तो और बाद में क्या हुआ कि भारतीय रेल के लिए इसका काफ़ी उपयोग किया गया टिस्को से। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो फोर्स्ड थी, 90% जो स्टील होता था टिस्को में ही मैन्युफैक्चर होता था। अब जिसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि टिस्को बहुत ही बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री ब्रिटिश एम्पायर में बन गई। और धीरे धीरे और कुछ इंडस्ट्री के बारे में देखते हैं। अदर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ये भी उस पीरियड में काफ़ी कॉमन थी। और पेपर, माचिस बनाना, ग्लास इंडस्ट्री उसमें काफ़ी फेमस थे। चलिए अब एक्सरसाइज देखिए। द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1853। सेकेंड देखिए, द जूट इंडस्ट्री डेवलप्ड इन एंड अराउंड कलकत्ता। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1911। ये ऑप्शन सही है। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट को करेक्ट करना है। इंडिया वॉज नोन फॉर इट्स फाइनर वेराइटीज ऑफ कॉटन। डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट सिस्टमैटिकली ruined. Trade with European nations in 17th century was heavily in favor of India. The British wanted India to develop their own industries. The first cotton mill was established by Kawarji Namboy in 1853. इसमें क्या करना है? Fill the blanks with appropriate words from the list. Earlier, India was the leading producer of cotton textile. The British government followed the policy of free trade. Calico and muslin were the chief luxury item produced in India. The first cotton mill was established by Kawarji Namboy in 1853. Tisco was established in Singhbhum district of Bihar. ट्रू फॉल्स बताना है। तो इसमें देखिए, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनकरेज द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। ट्रू। इंडिया सफर्ड फ्रॉम पॉवर्टी एंड हंगर इन 90th century। फॉल्स। द ब्रिटिश पॉलिसीज ऑफ फ्री ट्रेड कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन। ट्रू। एंड लास्ट इज द इन बंगाल एंड बिहार इंडिगो वॉज इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन। ट्रू। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।